हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आमिर खान और मैं यहाँ पर मॉडर्न विजन क्लासेस जो सेबल्स के अंदर है वहाँ पे पढ़ाता हूँ। आज मैंने जो मैथ्स का पेपर देखा, ठीक है, वो बहुत ही इजी पेपर आया। जो मैंने बच्चों को क्वेश्चंस पढ़ाए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए, एंड टाइम पर जो मैंने बताए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बने। तो ये पेपर है तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ताकि आप भी जो है जो पेपर दिया है वो आंसर की को आप यहाँ पे मिला सके, देख सके, ठीक है ना। तो देखो इसको, पेपर को पढ़ लो। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है कि संख्याओं 16 और 20 का अपन को निकालना है एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अपन को इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है ना, 16 और 20 के, ठीक है ना। अपन को क्या करना है यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड करने हैं इसके 16 के अपने देखो आपको पता ही है कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 20 का होता है, 2 इंटू 2 इंटू 5 होता है। इसमें देखो क्या किया, 2 2 2, तो क्या हो गया, 2 2 के पेयर बन रहे, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। निम्न में से आपको बताना है कौन सी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो देखो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है, ठीक है ना, जिसका है ना डिवाइड जो है वो कभी खत्म नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है इसका, पॉइंट में देखो आगे से आगे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ये देखो पूरी संख्या है, यहाँ पर देखो 5 बार बार आ रहा है, लेकिन इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको अपन परिमेय में बदल सकते हैं, लेकिन इस संख्या को अपन परिमेय में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। थर्ड में देखो दे रखा है कि नीचे दिए गए ग्राफ y px के लिए बहुपद px के शून्यंकों की संख्या कितनी होगी। तो ये जो ग्राफ है, ठीक है, जिसमें जो ये कर्व बना हुआ है, ये कर्व x एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटता है, जितने पॉइंट पर काटता है वो उसके उतने शून्यंक होते हैं। तो देखो ये x एक्सिस पे एक तो यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है, ठीक है ना। तो ये दो जगह पर काट रहा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 2 हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा, 2, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ठीक है। इसमें दे रखा था निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के लिए y का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। आपको एक समीकरण दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, समीकरण दे रखा है x माइनस 3y इक्वल 19 दे रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको x की वैल्यू दे रखी है, x की क्या दे रखी है, वैल्यू, ठीक है ना। तो x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 4 दे रखी है आपको, ठीक है। और x माइनस 3y इक्वल दे रखा है 19। तो आपको x की जगह आपको 4 रखना है, तो 4 3y इक्वल 19 हो जाएगा। 4 को ट्रांसफर करेंगे, प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 19 माइनस 4 हो जाएगा, तो 15 आएगा यहाँ पे। ये 3 इसके डिवाइड में जाएगा, तो माइनस का 3 से 15 कटेगा 5 टाइम, ठीक है ना। और माइनस का 5 आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 5। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। आगे देखो दे रखा है समांतर श्रेणी ए प्लस बी के n पदों का योग का फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लिखना था आपको। ये क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखा है कि पदों का योग निकालना है, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा ये वाला, Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट इंटू डी ब्रैकेट बंद। तो ये इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा था। आगे देखो किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 11 है, प्रथम पद क्या है 11, यानी कि a इसका कितना है 11, उनको a दे रखा था तो a की जगह वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। तो 11d निकालना है इसका अपन को, ये 29d, ये 21, 20 माइनस 11 होगा तो क्या आएगा 9/9, तो क्या आ जाएगा d1 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका d1 है, a 11 है, ठीक है। तो इसके 10 पदों का योग निकालना है, कितने पदों का, 10 पदों का योग। 10 पदों का योग होता है S10, ठीक है। और S10 क्या होगा, 10/2, 2 इंटू ए, देखो ए अपन ने कितना निकाला था, ए इसमें देखो दे रखा है अपने 11 प्लस n माइनस 1, यानी कि 10 माइनस 1, ठीक है। और डी कितना निकला अपने 1 निकला है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे S10, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 22 और प्लस ये हो जाएगा 9, ठीक है। 22 और 9 कितने होंगे बताओ, 11, ठीक है। तो 11 बस सॉरी 31 होगा, तो 31 इंटू क्या आएगा 5, तो 5 एकम 5 और 5 तिया
15, तो 100 ने 55, तो देखो इसका बी आंसर होगा 155। ठीक है, आगे देखो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दे रखा है, 6 कर लिया अपन ने। क्वेश्चन नंबर जो है 7 इसके अंदर, इसमें देखो दे रखा है, दी गई आकृति में यदि पी क्यू आर एस के समांतर है, ये इसके क्या है, समांतर, पी क्यू आर एस के क्या है, समांतर, और पी ओ क्यू एस ओ आर के क्या है, समरूप है, सिमिलर है, और कोण आर 58 डिग्री का है, और पीओ आर 118 का हो, तो पी का मान अपन को निकालना है। पी का मान मतलब इसका मान निकालना है अपन को, पी का मान निकालना है। तो देखो पी का मान अपन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो ये पूरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत सरल तरीके से बनेगा। देखो ये जो पूरी एक लाइन है, इस पूरी लाइन का जो है एंगल होता है कितना, 180। ठीक है, पूरी लाइन का एंगल होता है 180। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 118 है, तो ये 118 इसमें से क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 80 में से 18 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 62। ठीक है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 62 डिग्री का हो जाएगा। ये 58 है, तो देखो ये यहाँ पर जेड बन रहा है। ठीक है, तो ये 58, तो ये भी कितना होगा, 58। अब देखो यहाँ पर ये पी ओ क्यू एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। ठीक है, तो 180 में से ये 58 और 62 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 माइनस होगा। कितना माइनस होगा, 120। तो आंसर आ जाएगा इसका कितना, 60। तो देखो ये 60 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे अपन देखो क्वेश्चन देखेंगे। तो आगे वाले क्वेश्चन में देखो, वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखो वर्त के बाह्य बिंदु से, ये एक वर्त है मान लो, जैसे देखो यही एक वर्त है इस आगे वाले क्वेश्चन में, ये देखो बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा और ये दूसरी स्पर्श रेखा, तो कितनी स्पर्श रेखा अपन वर्त के बाह्य बिंदु से खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है बेटा, हाँ। आगे देखो क्वेश्चन ये है, दी गई आकृति में टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं है, और पीओ क्यू 125 डिग्री का है, तो पीटी क्यू का, पीटी क्यू बराबर होगा, पीटी क्यू किसके बराबर होगा, पीटी क्यू, इसका मान निकालना है। ठीक है ना, तो ये देखो क्या है, यहाँ पर अपन को पता है कि भाई आमने सामने के एंगल 180 के होते हैं, लेकिन अगर ये समझ में नहीं आए बात, तो अपन को पता है कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा के ऊपर लंबवत होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 90-90 डिग्री के एंगल बनेंगे, तो ये 90-90 180 हो गया, तो 180 यहाँ पर 180 है, तो ये भी 180 होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 180 में से 125 को क्या करना है, माइनस, तो आप माइनस करोगे तो कितना, 55 डिग्री इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, आगे देखो क्वेश्चन, आगे देखो क्वेश्चन में क्या है, बिंदुओं 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x1 अपॉन 2। तो देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है पहला, और दूसरा होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। यानी ये जो फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 4 प्लस क्या करना है अपन को, -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, दूसरा देखो इसमें क्या होगा, -1 -3। ठीक है, तो -1 -3। ठीक है, और अपॉन में क्या रहेगा, इसके 2 रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे -4 अपॉन 2, तो 4 के बारे में 2 के बारे में 4 2 बार आते हैं, आगे माइनस, तो 1 और -2, तो 1 और -2 इसके अंदर किसमें है, ब में है। बस समझ में। ठीक है ना, आगे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वर्ग के बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श कर लिया अपन ने, ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, फिर से वही पेज आ गया था। आगे देखो क्या दे रखा है कि साइन ए 4/5 है, साइन ए कितना है, 4/5। तो देखो साइन क्या होता है, एल ए एल और के ए में अगर अपन साइन को देखें तो साइन होता है लंब बटे कर्ण होता है। यानी ये तो दे रखा है आपके लंब, और ये दे रखा है कर्ण।
तो अपन को निकालना सबसे पहले आधार है, तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन आधार निकालेंगे। तो आधार का स्क्वायर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आधार निकल जाएगा, देखो अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 होगा, और लंब का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 होगा। तो ये 9 आ जाएगा, और 9 का होता है 3। तो इसका लंब कितना हो गया, आधार कितना हो गया 3, लंब हो गया इसका 4 और कर्ण हो गया 5। अब देखो साइन के बाद में क्या होता है कॉस, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी कि 4/5। तो देखो 4/5 है किसी का उत्तर, सॉरी 4/5 क्या आएगा, 3/5 होगा। आधार क्या है इसका 3 है, 3/5, तो 3/5 कौन है, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। आगे देखो भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी एक छड़ 1 मीटर लंबी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे होता है, सीधी खड़ी एक छड़ है 1 मीटर की, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जो कोण बनता है वो क्या होता है, उन्नयन कोण होता है, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो तो उसकी छाया की लंबाई निकालनी है। किसकी लंबाई निकालनी है, छाया की लंबाई। तो ये कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। छड़ यहाँ पर तो छाया यहाँ पे बढ़ेगी, तो ये आपको आधार निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, आधार, ठीक है ना। तो ए बी सी इसका नाम दे देते हैं अपन, क्या हो जाएगा ए बी, और क्या दे रखा है अपन को ए सी, तो ए बी बट्टे ए सी, ठीक है। ए बी क्या है आधार, ठीक है। आधार तो पहले आप लंब ले लो यहाँ पर, ठीक है। अपन लंब बटे आधार करेंगे ना, तो लंब बटे आधार अपने tan थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, tan थीटा, ठीक है ना। तो ये लंब बटे आधार कर लेते हैं अपन, तो 1/AB बराबर हो जाएगा 1/√3, क्योंकि लंब बटे आधार tan होता है और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। वज्र गुणा करेंगे तो AB आ जाएगा √3, तो इसका आंसर क्या रहेगा, √3 मीटर, ये वाला हो जाएगा। आगे देखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग में यदि एक लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 54 डिग्री है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 54 डिग्री है, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस होगा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर में से आपको माइनस करना है 54, ठीक है। पाई मतलब होता है 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर आर दे रखी है 7 × 7 माइनस 54, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। 22 × 7 होगा 154 माइनस 54, तो क्या आ जाएगा इसका 100, इसका आंसर क्या रहेगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखो आर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। तो अपन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4πr², ये फॉर्मूला आपको पूछा था डायरेक्ट, है ना। जैसे देखो आगे वाले में पूछा था वैसे के वैसे इसमें भी क्या डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला पूछा है। देखो आगे क्वेश्चन क्या है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 1 सेंटीमीटर वाले यानी कि इसकी साइड जो है, क्या इसकी जो साइड है वो साइड आपको दे रखी है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 6l², तो 6 × 1 का स्क्वायर क्या होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या होगा, इसमें निम्न बारंबारता बंटन का अपन को क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, ठीक है ना। तो देखो बहुलक क्या होता है कि जो नंबर जिस नंबर की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वो नंबर क्या होता है, बहुलक होता है। तो देखो ये f मतलब बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है 16, ठीक है। सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है 16 है, और 16 किसकी बारंबारता है 6 की, तो इसका आंसर क्या रहेगा 6 रहेगा, है ना। अपन को बारंबारता देखनी पड़ती है यहाँ पर क्योंकि बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, ठीक है ना। तो बारंबारता 16 थी यहाँ पर, किसकी थी 6 की थी, तो इसका आंसर क्या रहेगा 6 रहेगा। देखो यहाँ पर देख लो नीचे ये 16 है, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता 16, ठीक है। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न बंटन के लिए मध्यक की वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी, क्या बताना था इसमें, माध्यक के वर्ग की आपको क्या बताना है, निम्न सीमा बताना है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये CF इसका कितना है 25 है, तो 25 में अपन को n/2 करना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12.5। तो इसका आंसर क्या रहेगा 12.5 रहेगा, ठीक है। एक सिक्के के एक उछाल में चित आने की प्रायिकता क्या होती है। तो एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो एक हेड होता है एक टेल होता है, ठीक है ना। तो 50-50% चांस होते हैं कि भाई चित आएगा कि पट आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो चित आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2 और पट आने की प्रायिकता भी क्या होगी 1/2 ही होगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से है। तो देखो सारे MCQ अपने क्या हो गए यहाँ पे खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब अपन आएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति में। आपके यहाँ पर 4 जो है रिक्त स्थान दे रखे हैं, 4 दे रखे, ठीक है। आगे आ जाएंगे, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से कट गया है, नहीं आगे है, ये यहाँ पर है। तो देखो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। हाँ, पहला क्वेश्चन देखो इसमें दे रखा है कि द्विघाती समीकरण जो है, द्विघाती समीकरण ax² bx + c = 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि, यानी कि उसके बराबर मूल वास्तविक मूल कब होते हैं, कब होते हैं जब b² - 4ac, जब b² - 4ac इक्वल होता है किसके 0 के, b² - 4ac किसके इक्वल होता है 0 के। डिस्ट्रैक्शन जो है d वो किसके इक्वल हो 0 के इक्वल हो ना, तब उसके बराबर जो है दो वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है एक। दूसरा देखो इसमें समांतर श्रेणी a + b a + 2d के लिए nवां पद निकालने का यहाँ पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा आपको। तो ये आपको बताइए कि a + n - 1 × d ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, दो समरूप त्रिभुज है, दो क्या है समरूप त्रिभुज है, ठीक है, यानी कि उनका शेप सेम है, ठीक है, और इसका माप अलग अलग है, ठीक है ना। हाँ, दिखने में एक जैसे लेकिन माप अलग अलग है। तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती है, क्या होती है समानुपाती होती है, समान नहीं होती। समान किस में होती है सर्वांग सम में होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, एक वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है, क्या होती है लंबवत होती है, ठीक है। आगे देखो cosec² 60 - cot² 60 की आपको यहाँ पे क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो cosec किसका उल्टा होता है साइन का, है ना। जो साइन 60 की वैल्यू होगी उसकी उल्टी वैल्यू क्या होगी cosec 60 की होगी। देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो देखो साइन ये cosec 60 जो 1/sin 60 करूंगा मैं, तो क्या होगा cosec 60 के इक्वल हो जाएगा 1 करना यानी 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस cot 60 होता है 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर लग गया यहाँ पर तो 4 आ गया, यहाँ पर नीचे रूट कट गया 3 आ गया, ये 1 और नीचे 3 आ गया। तो 4/3 में से 1/3 आपको माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, ठीक है। एलसीएम लिया 4 - 1 4 - 3 3/3 क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या रहेगा आपने ये अपने सॉल्यूशन किया है, आंसर इसका 1 होगा, आंसर क्या होगा 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये आपकी खाली जगह मेरे को एक खाली जगह और बची है, उसके बाद में ये समाप्त हो जाएगा आपने, फिर अपन क्वेश्चन पे आएंगे। आगे देखो लिखा हुआ असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना वो घटना कि जो घटना कभी हो ही नहीं सकती। जैसे अगर आपको पूछे कि भाई सूरज जो है वो कौन सी दिशा से उगता है ना, तो सूरज हमेशा कहाँ से उगता है पूर्व से। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि सूरज पश्चिम से उगता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया असंभव हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो असंभव घटना जो होती है उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है, क्या होती है 0। है बस समझ में। तो यहाँ पर आंसर अपने क्या बनना है 0 बनना है। आगे देखो अति लघुत्रात्मक 1 से 12 तक है ये क्वेश्चन। उसमें देखो आपको क्या करना है, उसमें ये करना है कि देखो किसी क्या लिखा हुआ पहली संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए। आपको 4 की घात n पर विचार करना है। ऐसा कैसा आपने
किताब में क्वेश्चन दे रखा है जिसमें 6 की घात n दे रखा है, ठीक है ना, जहां n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से शुरू होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है? n प्राकृत संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि 4 का कोई 4 की घात n, यानी यहाँ पर n प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि n का कोई ऐसा मान होगा जहां पर 4 की घात n कहां पर समाप्त हो? शून्य पर समाप्त हो, यानी कि आंसर में 0 आना चाहिए लास्ट में, ठीक है ना। तो देखो अगर अपन इसमें 1 2 3 4 ये इंफिनिटी तक होती है, तो 4 की घात 1 लगा दिए अपन ने, 4 की घात n है ना, तो n की जगह 1 लगा दिए तो क्या आएगा? 4 आएगा। 2 लगा दिए तो क्या आएगा? 16 आएगा। 3 लगा दिए तो क्या आएगा? 64 आएगा। यानी कि अपन कितने भी यहाँ पर घात यहाँ पे लगा दे, 4 की घात, 4 के ऊपर कितनी भी प्राकृत संख्या की घात अपन लगा दे, इसका आंसर में कभी भी 0 नहीं आएगा। 0 आंसर में किसके आता है? जिसके जो फैक्टर होते हैं वो 2 इंटू 5 की घात n में होते हैं, ठीक है ना, या फिर 2 इंटू 5 में होते हैं, जिसके गुणनखंड क्या होते हैं? 2 इंटू 5 में होते हैं। 4 के गुणनखंड क्या है? 2 इंटू 2 है। अगर 2 के साथ में यहाँ पर 5 होता तब ये 0 पर समाप्त होता। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 4 की जगह 10 की घात n होता तब ये 10 की घात n का जो मान है वो 0 पे समाप्त होता, ठीक है ना। तो ये गुणनखंड की बात है कि 2 इंटू 5 में होता है तभी 0 पर समाप्त होता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन है 144 के, आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो गुणनखंड तो अपन को क्या बताना है तुमको, ठीक है, पढ़ते आ रहे हो कब से, ठीक है। गुणनखंड आप क्या करोगे? ये 144 ये ऐसे गुणनखंड होता है, ठीक है। पीछे 4 है, ये 7 2, अब देखो इसका आधा कर लो, ठीक है, ये कर लिया, ये 18 हो गया, ये 2, ये 9, ये 3, ये 3 3 1। तो देखो इसका एक 3 यहाँ से बाहर आ गया, एक यहाँ से 2 बाहर आ गया, एक ऊपर से 2 बाहर आ गया, 4 और 4 इंटू 3 कितना होगा? 12। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 12। इसका आंसर क्या रहेगा? 12, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। आगे देखो अल्फा तथा बीटा द्विघाती बहुपद पी एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल 0 के शून्यक हो तो इसके शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध को लिखना है। किसके? अल्फा बीटा और इसके जो क्या है गुणांक क्या होते हैं? ए बी सी, इनके बीच में आपको क्या लिखना है? संबंध लिखना है। तो संबंध बहुत इजी है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, और अल्फा डॉट बीटा, डॉट मतलब प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए। तो इसका आंसर ये था, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन था ये। आगे देखो रेखीय युग्म में x प्लस 5 x प्लस वाई इक्वल 5 x माइनस वाई इक्वल 1 का हल आपको निकालना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको x और y की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। x और y की क्या निकालनी है? वैल्यू। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं विलोपन विधि लगाऊंगा, ठीक है। इसको अपन माइनस करके भी कर सकते हैं, प्लस करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर जोड़ने पर करूंगा। तो जोड़ने पर ये y वाला कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो x हो जाएगा, ये 2 से 6 करेगा 3 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। x की वैल्यू इस समीकरण में या इस समीकरण कहीं पर भी रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे आएगी कि x की जगह मैंने रख दिया 3 माइनस वाई इक्वल 1, तो माइनस वाई 1, ये माइनस 3, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो y कितना हो जाएगा? 2। तो x का मान तो हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 2, ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन में आगे देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे भी समांतर श्रेणी 1 3 5, समांतर श्रेणी 1 3 5 का अंतिम पद 19 हो। अंतिम पद 19 का मतलब क्या है कि ए एन जो है वो क्या है? 19 है। अंतिम पद क्या है? यहाँ पर 19 है, ठीक है ना। तो आपको श्रेणी में पदों की संख्या निकालनी है। पदों की संख्या निकालना मतलब n निकालना है, ठीक है। a इसमें दे रखा है 1, और d क्या होता है आपको पता है? a2 माइनस a1, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, ठीक है ना। तो इसमें n निकालना है आपको। तो देखो फॉर्मूला होता है ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a n दे रखा है 19, a होता है 1, होता क्या इसके अंदर दे रखा है,
ठीक है ना। n-1 n आपको निकालना है तो n-1 ऐसे कैसे रखेंगे, d हो गया 2, ठीक है। एक को उस तरफ भेजेंगे तो 19 में से एक माइनस हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा तो 2n-2, ये इस तरफ भेजेंगे तो ये 20 हो जाएगा, माइनस के 18 में प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो n कितना आ जाएगा 10। तो इसमें कुल मिलाकर कितने पद है इसमें कुल मिलाकर 10 पद है, ठीक है। आप ऐसे भी फॉर्मूले से भी कर सकते थे और हाथ पर गिन कर भी कर सकते थे, ठीक है। कहां तक जाना है, 19 तक ही तो जाना है। तो 1 3 5, 5 के पास 7 आता, 7 के पास ऐसे गिनना था अपन को, तो बस ऐसे देखो 1 3 5 7 9 11 फिर 13 15 17 और 19, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर क्या रहता, 10 रहता, ठीक है ना। लेकिन क्या पता है एग्जामिनर जो है इस तरीके से आपका क्वेश्चन गलत भी कर सकता है। तो फॉर्मूला आपको दे रखा है, फॉर्मूला का यूज करना है आपको और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। आगे देखेंगे कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वर्ग पर PA PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो POA का आपको यहाँ पे मान निकालना है, ठीक है ना। यानी कि स्पर्श रेखाएं जो है वर्त पर जो है 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। कहां पर झुकी हुई है, 80 डिग्री के कोण पर। ये केंद्र है, ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, आपको पता है ये 90 डिग्री बनाती है, ये भी 90 डिग्री बनाती है, ठीक है ना। और ये जो स्पर्श रेखा है वो इसके ऊपर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ठीक है। बाह्य बिंदु इसका क्या है, P है, और ये A और ये B, और आपको पता है ये O है। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, POA निकालना है। क्या निकालना है, POA निकालना है, बिल्कुल। क्या निकालना है आपको यहाँ पे, ये देखो बीच में एक लाइन खींच लेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, ये POA आपको निकालना है आपको, ठीक है ना। तो आपको पता है यहाँ पर ये देखो क्या हो गया, ये पूरे 100 डिग्री का है, 100 का कैसा हो गया बताओ, ठीक है। ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, और ये 80 है। तो 80 के सामने कितने का होगा, ये 100 का होगा, है ना। हाँ, हाँ। तो देखो अपन कौन से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन अपन को पढ़ना था। तो अपन को पता है कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है ना, सर्वांगसम है। और ये रेखा यहाँ पर क्या कर रही है, इसको समद्विभाजित कर रही है, ठीक है ना। सर्वांगसम है तो इसका मतलब कि ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये 100 डिग्री का है, अपन को पता है कि 100 डिग्री का है। तो 100 के ये वाला कोण ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो 100 का क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। ये कितने का आंसर आएगा इसका, 50 डिग्री, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या रहेगा, 50 डिग्री रहेगा, ठीक है ना। आगे देखो, आगे देखो इसमें दे रखा है दो बिंदुओं के बीच की आपको क्या निकालनी है, दो बिंदुओं 3 4 इनके बीच की दूरी निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, देखो x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। होल स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x1 है ये y1 और ये x2 और ये है y2। तो -3 -7 का स्क्वायर और 4 -2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 14 का स्क्वायर कितना होता है बताओ। अब देखो यहाँ पर 14 का स्क्वायर क्या रहेगा, 196 होता है 14 का स्क्वायर, 196, ठीक है। प्लस क्या रहेगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो जाएगा 200 अंडर रूट 200। तो देखो यहाँ तक आप लिखोगे तब भी आपके आंसर सही रहेगा, पीछे यूनिट लगा देना, ठीक है। और अगर आप 200 के अभाज्य गुणनफल करके अंडर रूट में निकाल रहे हो, ठीक है ना, जैसे ये 100 50 आगे और आप हल करना चाहते हो तो, ठीक है, 5 5 1, क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 बार आ जाएगा और यहाँ से 2, ठीक है ना। तो 5 और 2 10, ठीक है, और अंदर 2 रहेगा, इसका पेड़ नहीं बन रहा है तो रूट 2 10 रूट 2 यूनिट इसका आंसर रहेगा मात्रक, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से हल करना है आपको, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन है,
आगे क्वेश्चन में त्रिज्या सॉरी एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या दे रखी है इसकी 7, तो पाई का मान 22/7। ठीक है, 7 इंटू 7। ठीक है, 7 से 7 कट गया। ठीक है, ये 154 बटे क्या आ गया 4, 154 बटे 4 हो जाएगा। देखो 22 इंटू 7 154 होता है। ठीक है, इसको काटेंगे अपन तो क्या आएगा 77/2। यहाँ तक आप आंसर लिख सकते हो। मात्र पीछे क्या लगाना है आपको, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही लगाना है, सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निकालना क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो स्क्वायर लगाना जरूरी है। अगर आप काटना चाहते हो तो इसको काट भी सकते हो और आंसर और निकाल भी सकते हैं। ठीक है ना। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले आगे वाला क्वेश्चन है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वर्ग का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी कि थीटा कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। चाप की लंबाई निकालनी है। त्रिज्या दे रखी है आपको 21। ठीक है, चाप की आपको क्या निकालनी है, यहाँ पर लंबाई निकालनी है। तो चाप की लंबाई क्या होता है पाई आर स्क्वायर पाई आर थीटा अपॉन 180 ये होता है। ठीक है, तो पाई आर दे रखा है अपने 21। ठीक है, थीटा दे रखा है 60 अपॉन 180। ठीक है, तो ये 60 से 180 कटेगा कितने टाइम 3 टाइम। ठीक है, 3 से 21 कट जाएगी कितने टाइम 7 टाइम। तो ये पाई इंटू 7 यानी 7 पाई। ठीक है ना, तो 7 इंटू पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 22। ठीक है, सेंटीमीटर सांप की लंबाई है, लंबाई निकालनी है तो ये सेंटीमीटर में रहेगा। क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। आगे देखो, नीचे दिए गए बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, तो विद्यार्थियों के भार का बहुलक आपको लिखना है। भार का आपको क्या लिखना है बहुलक। तो देखो बहुलक कैसे निकलेगा इसका वो बहुलक निकालना है। तो देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 9। ठीक है, 9 हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा L, और गैप कितने का इनके बीच में 10 का। तो देखो L हो जाएगा 60, H हो जाएगा गैप 10। ठीक है, F0 आपके दे रखा है कितना 8, F1 दे रखा है 9 और F2 दे रखा है 5। ठीक है ना। अब इसका आपको निकालना है बहुलक। तो बहुलक होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 F2 इंटू H। ठीक है, L इसका है 60 प्लस F1 माइनस F0 9 माइनस 8 तो क्या आएगा 1। ठीक है, हाँ। अब 2 इंटू F1 होता है 18 माइनस F0 8 माइनस F2 5 इंटू H कितना है 10। तो 60 प्लस 1 अपॉन ये रहेगा देखो 8 और 5 होते हैं 13। ठीक है, 15 में से 18 में से 13 जाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, और देखो ये 5 का मल्टीप्लाई होगा किससे, ब्रैकेट लगा देते हैं एक बार 10 से, तो ये कटेगा 2 बार। ठीक है, तो 60 में 2 प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 62। इसका आंसर क्या रहेगा 62 रहेगा। क्या रहेगा 62। आई बात समझ में। ये तो देखो बहुलक तो 62 रहेगा और बहुलक का वर्ग पूछा अपन को। ठीक है, तो बहुलक का वर्ग भी यही है 60 और 70। ठीक है, बहुलक का वर्ग पूछा है अपन को। नीचे दिए गए बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थी के भार का बहुलक का वर्ग लिखिए। ठीक है, तो आंसर अपने क्या आएगा 62 आएगा। तो 62 किस किस के बीच में आता है 60 और 70 के बीच में, तो ये इसका वर्ग है। कौन 60 70 ये वर्ग है इसका। अब समझ में। ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था। ठीक है ना, तो ध्यान से पढ़ोगे। अभी देखो मैंने यहाँ पर बहुलक निकाला, अभी ध्यान से देखा तो इसमें पूछा है कि ये बहुलक नहीं निकालना है, इसका वर्ग निकालना है। ठीक है ना। अब देखो आगे वाला किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे दिए सारणी में दिए गए इस विद्यार्थियों के अंकों का माध्य निकालना है। ठीक है, माध्य होता है क्या x बार। माध्य क्या होता है x बार। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा क्या रहेगा x। ठीक है ना, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है ना, तो देखो यहीं पर अपन कर लेते हैं एक और सारणी बना देते हैं किसकी एफ एक्स की। ठीक है, और यहाँ पर सिग्मा कर देंगे। तो देखो 1 का 1 से गुणा होगा तो 1, 2 का 2 से गुणा होगा तो 4, 3 का 4 से गुणा होगा तो 12। ठीक है, 4 का 2 से गुणा होगा तो 8 और 5 का 1 से गुणा होगा तो 5। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा। ठीक है, सबको प्लस करेंगे
तो 1 4 5, 5 और 5 10, 10 और ये 20, 30 हो गए। ये कितने हो गए? 30। ठीक है, और सिग्मा एफ क्या रहेगा देखो, एक, ये देखो कितने है ये, 3 3 6 और 4 10 हो गए, 30 एफ एक्स 30 और सिग्मा एफ कितना आया 10। तो 30/10, एक से एक कटा 0 से, और ये 3 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, हाँ देखो सवाल। ठीक है, सेक्शन बी, अभी तो सेक्शन ए चल रहे थे, सेक्शन बी 2 नंबर का है। ठीक है, बहुपद के शून्यंक आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो शून्यंक कैसे निकालेंगे, इसके क्या दे रखा है, x² - 6x + 8। तो बीच वाले के आपको क्या करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं। ठीक है ना, तो देखो टुकड़े कैसे होंगे, x² मल्टीप्लाई कराने पर पीछे वाला नंबर जो है 8 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर x² का गुणांक 1 ही है, तो मल्टीप्लाई कराने पर 8 ही आना चाहिए। तो क्या रहेगा देखो, -2 और -4x और +8, 2 × 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, -2 - 4 8 होता है। ठीक है, और -2 और -4 जब प्लस करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 के पेयर बनाएंगे, यहाँ पर अपन 2 2 के पेयर बनेंगे, यहाँ पर x कॉमन x - 2। ठीक है, यहाँ पर 4 कॉमन x - 2। ठीक है, तो x - 2 हो गया एक, तो और एक हो गया x - 4। x - 2 को रखेंगे 0 के इक्वल, तो x इक्वल आ जाएगा 2, एक तो आंसर आ जाएगा 2, और x - 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x आ जाएगा 4। तो 2 और 4 इसके क्या रहेंगे, शून्यंक रहेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखो ये जो आगे वाला जो क्वेश्चन आया है, ये एक बच्ची ने मेरे को कल ही पूछा था क्वेश्चन कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये डेस्क वर्क में क्वेश्चन दे रखा था, और ये मेरे को लगता है एग्जाम्पल है अपने। ठीक है ना, तो 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो समस्या को 2 चर वाली रैखिक समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का जो योग है वो कितना है, 66 है। तो इसकी क्या करनी है, 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण बनाना है, खाली रैखिक समीकरण बनाना है, सॉल्व नहीं करना है इसको। ठीक है, तो देखो समीकरण कैसे बनेगा इसका, कि 2 अंकों वाली संख्या है। ठीक है ना, तो 2 अंक है। ठीक है, तो 2 अंक जो होते हैं ना, 2 या 2 से अधिक अंक मिलकर क्या करते हैं, संख्या का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, संख्या। ठीक है, संख्या जो होती है, वैसे अपन को पता है कि अपन बोलते हैं संख्या 1 2 3 4, वैसे संख्या शुरू होती है 10 से। कहां से शुरू होती है, 10 से। कि संख्या की परिभाषा तो यही है कि वो अंकों से मिलकर बनती है, और 0 से लेकर 9 तक क्या होते हैं, अंक होते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं पहली यहाँ पर समीकरण, अगर पहले अंक को x मान लू, माना पहला अंक क्या है, x है, और दूसरा अंक क्या है, y है। ठीक है ना, तो अब मेरे को क्या करना है, पहले डायरेक्ट लेना है, फिर उसको उलटना है, फिर उसका योग करना है। ठीक है ना, तो पहला अगर मैं पहले अंक के साथ में मेरे को 10 लेना पड़ेगा, क्योंकि संख्या बनानी है, तो वो संख्या कहां से शुरू होगी, 10 से शुरू होगी। तो 10x + y होगा। ठीक है, दूसरा होगा इस संख्या को उलटना है, प्लस करना है, पहले उलटना है, फिर इसका क्या करना है, योग करना है। ठीक है, तो योग लगा दिया बीच में मैंने। ठीक है, अब इसको उल्टा करना है, यानी 10 तो ऐसे कैसे रहेंगे, x इस तरफ आ जाएगा, y उस तरफ चला जाएगा, तो y x और दोनों का जो योग है, ये संख्या को उल्टा कर दिया, और दोनों का योग कितना है, 66 है। अब देखो ये 10x और ये x 11x, ये y और 10y कितना हो गया, 11y, और ये 66। 11 का पूरे में भाग जा रहा है, तो भाग दे दो, यहाँ पर x बचेगा या y बचेगा, और यहाँ पर 6, ये इसकी क्या बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। है बस समझ में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल निकालना है। कितनी, 15 संख्याओं का क्या निकालना है, योगफल। तो आपको पता है कि 15 संख्या दे रखा है, तो n कितना है, 15 है। ठीक है, 15 सम संख्या कहां से शुरू होती है, सम संख्या देखो 2 4 6 8 ऐसे शुरू होती है। ठीक है ना, तो पहली सम संख्या क्या है इसमें, 2 है। पहली सम संख्या कौन सी है, सम संख्या 0 से शुरू होती है, 0 2 4 6 8 ऐसे। ठीक है, n कितना है यहाँ पर, 15 है। ठीक है ना, तो n 15 है यहाँ पर, तो अपने क्या हो जाएगा, ये क्या रहेगा, ये
डी हो जाएगा इसका, ए तो हो जाएगा 0, डी हो जाएगा कितना 2 माइनस 0 2 और एन हो जाएगा 15। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर इसका अपन हल करेंगे तो एस क्या निकालना है अपन को 15, फॉर्मूला लगाएंगे एस एन एन बाई 2, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2a n माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है ना। तो एस 15 का निकालना है अपन को, तो कितना हो जाएगा देखो n बाई 2 यानी कि 15/2, 2 इंटू ए यानी 0, n माइनस 1 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है इसका 2। ठीक है। तो 15/2 ये 0 हो जाएगा। ठीक है। इंटू रहेगा क्या 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 कितना होता है 28। ठीक है। इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो 15 इंटू 14, 15 इंटू 14 करें 15 इंटू 15 225 होता है। ठीक है ना। एक 15 क्या कर देंगे 225 में से माइनस कर देंगे। देखो सीधा अपने ऐसे सॉल्यूशन करते हैं अपन तो। ठीक है। 225 में से एक 15 माइनस कर देंगे तो क्या रहेगा 210। ठीक है ना। तो कितना आंसर आएगा इसका 210 आएगा। ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में यदि डी ये इसके क्या है पैरेलल है, तो आपको पता है कि जब ये थेल्स थ्योरम है, कौन सी थ्योरम है थेल्स प्रमेय है, ये आधारभूत समानुपाती प्रमेय या डीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि अगर भुजाएं, अगर ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है तो भुजाओं का अनुपात क्या रहता है बराबर। तो इसमें एडी निकालना है अपन को, तो अनुपात बराबर कर दो, एडी बटे 7.2 और 1.8 बटे 5.4। ठीक है। तो एडी क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अपन को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई की करना, इसको उस तरफ भेज दो तो 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। ठीक है ना। इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे 18 के कर देते हैं अपन। ठीक है ना। 72 इंटू 18, 18 का बड़ा 7 बार बोलेंगे तो देखो 18 का 18 देखो कितना आएगा, देखो 126 और 127 आएगा। ठीक है। अब देखो इसके अंदर डिवाइड देंगे किसका 540 का। आंसर अपने इसको काटेंगे तो इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा एडी निकल जाएगा आपके। ठीक है ना। 2 बार निकलेगा मेरे हिसाब से, पॉइंट में आएगा। ठीक है। ये निकाल लेना, इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है। तरीका आपको मैंने बता दिया करना कैसे है इसको। ठीक है। आगे देखो सिद्ध कीजिए दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वर्त की जीवा दो जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर क्या होती है समद्विभाजित होती है। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन है कि तो सकेंद्रीय वर्त है। सकेंद्रीय वर्त का मतलब ये होता है कि एक ही केंद्र पर बने दो वर्त, एक ही केंद्र से बने दो वर्त। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो सकेंद्रीय वर्त बना दिए, बड़े वर्त की जीवा छोटे वर्त की जीवा को स्पर्श करती है, बड़े वर्त की जीवा छोटे वर्त की जीवा को यहाँ पर स्पर्श कर लिया इसने। ठीक है। तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो ये क्या करती है कि स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु है, तो कहने का मतलब है कि समद्विभाजित हो रही है। यहाँ पर ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के क्या है बराबर है। तो आपको देखो ये आपको पता है कि ये त्रिज्या होगी। ठीक है। त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंबवत होती है, तो इस तरफ 90 तो इस तरफ भी 90 बनेगा। ये बड़े वर्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को अपन को क्या करना है सर्वांगसम करना है। ठीक है। किसको त्रिभुज ए सी ओ को सर्वांगसम बताएंगे किसके बी सी ओ के। ठीक है ना। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो जाएगा अगर सर्वांगसम हो जाएगा, तो आपको पता है कि सर्वांगसम हो जाएगा कैसे। देखो ये दिख रहा है आपको, ये त्रिज्या इसके बराबर है। ठीक है। ये जो भुजा है ये इसमें भी है इसमें भी है, तो ये कॉमन है, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो ये क्या है दो एंगल बराबर है। तो देखो दो भुजा और एक एंगल। ठीक है। एस ए एस नियम से क्या हो जाएगा ये सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है। और एस एस नियम लगाओ या फिर इसमें आर एस एच का रूल भी लगेगा। ठीक है। आर एस एच रूल से भी होता है ये। ठीक है ना। तो ये सर्वांगसम हो गया, तो इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी बराबर। संगत भुजा इस त्रिभुज की एसी भुजा बराबर हो जाएगी इस त्रिभुज की बीसी भुजा के। ठीक है ना। यानी ये भुजा बराबर है, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है समद्विभाजित होती है। क्योंकि समद्विभाजन का मतलब ही क्या होता है कि समान दो भाग, सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो,
और भाजित का मतलब भाग, समान दो भाग। तो देखो समान दो भाग बता दिए तो मतलब ये क्या हो गया, समद्वि भाजित हो गया है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन सेक्शन बी है, करवा दिया बी तो अपन ने। वापस होगा वो आया है क्या। आगे सेक्शन सी है, लॉन्ग टर्म है। तो अपन को क्या बताना है, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल अगर क्या है 306 है तो उन्हें अपन को ज्ञात करना है। कर्मागत बोला है तो अगर पहला धनात्मक पूर्णांक x है, पहला कौन सा है, अगर धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा कौन सा होगा, कर्मागत बोला है तो x प्लस 1 होगा। क्या होगा, x प्लस 1 होगा। ठीक है, पहला धनात्मक पूर्णांक अगर x है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, कर्मागत कौन सा होगा, कर्मागत बोला है तो माना पहला x है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा किसके बराबर है, 306 के बराबर है। तो अपन को दोनों धनात्मक पूर्णांक निकालने हैं, तो x का x से होगा तो x स्क्वायर प्लस x का 1 से होगा तो x, इसको इस तरफ लाएंगे तो 306। ठीक है, इक्वल में 0। ठीक है ना, यहाँ पर आपको बीच वाले के टुकड़े करने हैं, टुकड़े करके भी कर सकते हैं इसको अपन, क्योंकि इसमें बोला नहीं है अपन को कि भाई सवाल को कैसे करना है। ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं। मैं टुकड़े करके कर लेता हूँ, इसको इजी रहेगा मेरे लिए और आपके लिए भी। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर माइनस लाना है अपन को, है ना, प्लस का 1 लाना है। तो ये 14x माइनस 13x और 306 इक्वल 0। ठीक है, 14 इंटू 13 करेंगे 306 आएगा, एक प्लस का लूंगा एक माइनस का लूंगा तभी यहाँ पर माइनस आएगा। दो दो के जोड़े बनाऊंगा तो x प्लस 14। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 13 कॉमन लूंगा क्योंकि कोष्टक में अपन को इस तरफ दोनों प्लस के चाहिए। तो 13 बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, x माइनस माइनस हो गया प्लस, 13 के पारे में 306 आएंगे, 14 बार ये 0। ठीक है, तो x माइनस हो जाएगा एक तो 13, ठीक है, और एक हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस 13 को 0 के इक्वल लिखेंगे, x प्लस 14 को 0 के इक्वल लिखेंगे। तो x आ जाएगा कितना यहाँ पर 13 और एक x आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 14। ठीक है, इसका ये वाला आंसर सही होगा, ये वाला गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसमें पूछा अपन को धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। पहला आंसर यानी कि x कितना है, इसका 13 है। ठीक है, x कितना आ गया 13, पहला धनात्मक पूर्णांक। तो दूसरा कौन सा होगा, x प्लस 1, 13 प्लस 1, तो कौन सा आंसर आएगा 14। ठीक है, अगर आप यहाँ तक छोड़ के आए हो तो आपके 1/4 नंबर कटने की संभावना हो सकती है। अगर नहीं छोड़ के आए और ऐसे पूरा करके आए हो तो पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या है इसमें, आगे दे रखा है, देखो और वाला क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन ही है और इजी तरह से हो जाएगा ये भी। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 अधिक है। ठीक है, अधिक कौन है, पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से अधिक है। ठीक है ना, तो अधिक कौन है, यहाँ पर लंबाई ज्यादा है। ठीक है, हाँ, यदि उसका क्षेत्रफल ये है तो पार्क की विमाएं निकालनी है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि आयताकार है तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, जो कि दे रखा है अपन को 250। लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दे रखा है, 250 दे रखा है। अब इसने बोला कि लंबाई जो है, कौन, लंबाई जो है, माना अपन ले लेते लंबाई इसकी l है और इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, उसकी चौड़ाई से 15 अधिक है। तो चौड़ाई में 15 प्लस करने पड़ेंगे अपन को। ठीक है, अगर लंबाई l है तो चौड़ाई क्या होगी, अगर लंबाई l है तो चौड़ाई होगी लंबाई -15 होगी, लंबाई -15 होगी प्लस 15 होगी, है ना, हाँ माइनस होगी। ठीक है ना, उसकी चौड़ाई से 15 अधिक है। ठीक है ना, तो चौड़ाई क्या है, 15 कम है ना, ये माइनस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर l की जगह तो क्या आ जाएगा l और b की जगह हो जाएगा l माइनस 15 और ये 250। तो ये l स्क्वायर माइनस 15l और ये माइनस का 250, ये बन गया एक क्या, द्विघाती समीकरण। ठीक है, इसको सॉल्व करना आपको कैसे है, इसमें विमाई निकालने, विमाई का मतलब एल और बी निकालना है। इसको सॉल्व कैसे करना है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है, एल दे रखा है तो एल, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे
ए दे रखा है 1, बी दे रखा है -15, सी दे रखा है 250, ठीक है ना। यहाँ पर रखोगे तो एल की वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना। तो एल की जो भी वैल्यू निकलेगी उसमें से आप 15 माइनस करोगे तो वो छोड़ा जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो इसको ऐसे करना है आपको, इजी क्वेश्चन है। आगे देखो आगे देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। सिद्ध कीजिए -2 0 2 0 और 0 2√3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, समान, ठीक है। तो अपन को ये डिस्टेंस फॉर्मूले से सवाल होगा, ये मध्य बिंदु, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, बीच की दूरी के सूत्र से होगा। जैसे ये देखो त्रिभुज है, कौन सा है, समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु में ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तीनों भुजा बराबर होती है, ठीक है। हाँ, आगे देखो इसका 2 0 पहला बिंदु है, 2 0 दूसरा बिंदु है, और 0 2√3 ये तीसरा बिंदु है। अपन को बताना है कि ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। अगर होंगे तो तीनों भुजा बराबर आएगी, अगर नहीं होंगे तो भुजा बराबर नहीं आएंगी, ठीक है। नाम दे देते ए बी सी। तो पहला निकालेंगे ए बी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो एक बार लगा दो, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ए बी लगा दिया, ये x1 y1 ये x2 y2, तो -2 में से माइनस होगा 2 और 0 में से 0 माइनस होगा तो 0 आएगा, तो 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा -2 4 और ये 16, और 16 का वापस 4 ही होगा, तो ये पहले का क्या आएगा 4 मात्रक, ठीक है। BC निकालेंगे, तो BC जब निकालेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। B से C निकाल रहे तो ये x1 y1 x2 y2, तो 2 में से माइनस होगा 0 और 0 में से माइनस होगा 2√3 का स्क्वायर लगाना, बीच में प्लस है, ठीक है। फॉर्मूला सही से लिखना है। हाँ, ये कितना हो गया 4 प्लस, ठीक है। यहाँ पर ये 0 में से माइनस होगा तो ये का ही आएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3, ये कितना आ जाएगा 4, इतना लिखने की क्या जरूरत है अपन को, 4 प्लस ये हो जाएगा 12, तो ए बी क्या, बी सी कितना आ जाएगा 16, और 16 का भी क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, आगे देखो क्या निकालेंगे अपन, ए सी निकालो या सी ए निकालो, एक ही बात है। तो देखो ए सी निकाल लेते हैं, तो ये x1 y1 और ये x2 y2 दे लेते हैं, -2 -0 का स्क्वायर प्लस √3 नहीं, पहले 0 और √3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2√3 है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4, और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो 4 × 3 12 और ये 16, तो ये भी क्या आ जाएगा 4, यानी कि ये भी 4 आया, ये भी 4 आया, ये भी 4 आया, यानी तीनों भुजाएं बराबर आ गई। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये -2 0 2 0 0 2√3 ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है ना। आगे वाला जो क्वेश्चन है ये अथवा वाला क्वेश्चन जो है अपने मध्य बिंदु से होगा। ये क्वेश्चन किससे होगा, मध्य बिंदु से, ठीक है। मध्य बिंदु से कैसे होगा कि P का मान निकालना है इसमें, अपन को किसका मान निकालना है, P का मान। देखो बिंदु क्या दे रखे इसमें 6 1, दूसरा दे रखा 8 2, तीसरा दे रखा है 9 4, और चौथा दे रखा है P 3, ठीक है। तो देखो इसको अगर आप ऐसे करोगे, इसको इसके बराबर लिख के इसको इसके बराबर, तो ये लंबा हो जाएगा। अपन कैसे करेंगे इसको, विकर्ण से करेंगे। तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। तो पहले इससे अपन क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे, फिर इससे मध्य बिंदु निकालेंगे, फिर दोनों मध्य बिंदु को आपस में बराबर करेंगे तो P का मान निकल जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये, कर लेना, ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 16 है। 16 में देखो क्या दे रखा है ये कि √1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए इक्वल किसके है, कॉसेक ए कॉट ए। ये आपको प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अपन क्या लेंगे, ये साइड लेकर चलेंगे। जब भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन इस तरह के आते हैं तो मैंने ये समझाया था बच्चों को कि आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सीधा
रो का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, और जब रो का परिमेय करते हैं तो नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर तो देखो स्क्वायर रूट बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर से रूट इसका हट गया तो ये 1 ऊपर का रूट तो हट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए और नीचे रूट रहेगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है जो कि इक्वल होता है किसके, साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो इसकी जगह अपन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस ए, अब देखो अंडर रूट साइन स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर से इसका रूट भी कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस ए और साइन अपॉन में साइन ए। ठीक है, अब साइन ए इसके नीचे भी है, इसके नीचे अलग अलग भेज दो, 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। इसका प्रूव हो जाएगा ना, ये देखो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक ये हो जाएगा कॉट। ठीक है, हेंस प्रूव। ठीक है, इस तरह से आपको इसको क्या करना है, सॉल्व। ठीक है ना, आगे देखो, इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो भी सरल आया था। ठीक है, इस पे क्या करना है आपको, इससे ये प्रूव करना है। ठीक है ना, तो इसमें भी क्या करना है आपको, स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर को खोल दो। देखो स्क्वायर खोल से अगर आप इस सवाल को कॉसेक को साइन कॉस में बदल के करोगे तो ये सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, इस सवाल को करने का तरीका सबसे पहले इसका तरीका ये है कि आप इसका होल स्क्वायर खोलो। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पर ये साइन जो है वो कॉसेक का क्या है, व्युत्क्रम है, उल्टा है, तो ये कट जाएगा। देखो कैसे कटेगा, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। ठीक है, प्लस में क्या रहेगा, इसका स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, तो कॉस ए टू कॉस ए और सेक ए। अब आपको पता है कि लिखा हुआ साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर पास में ला दूंगा मैं कॉस स्क्वायर को। ठीक है, एक साइन से कॉसेक कट जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन उल्टा होता है 1 अपॉन कॉसेक का, तो साइन की जगह 1 अपॉन कॉसेक लगूंगा ना, कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर, प्लस ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, सेक स्क्वायर है, ऐसे कैसा लिख देता हूँ एक बार के लिए, और यहाँ पर भी देखो कॉस से सेक कट जाएगा, क्योंकि सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। ठीक है ना, तो 1 अपॉन कॉस का कॉस कॉस कट गया, 2 बचेगा। ठीक है, ये देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, 1 1 2 और ये 2 कितने हो गए, 5, प्लस क्या है इसके अंदर, कॉसेक है, एक कॉसेक बचा वो मैंने लिखा नहीं, कॉसेक है, कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा, और सेक को लिख सकते हैं अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 5 1 और ये 5 और 1 6, 6 और 1 7 हो गया, 7 प्लस क्या है कॉट स्क्वायर ए और क्या है टेन स्क्वायर ए। तो देखो अपन को ये प्रूव करना है, 7 कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो प्लस में आगे पीछे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 16 वाला क्वेश्चन भी हो गया है, काफी इजी पेपर आया था। आगे देखो, आगे देखो दे रखा है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एकल आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करना बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसका आगे वाला क्वेश्चन अगर आपने ये वाला किया होता तो ये बहुत इजी रहता। देखो कैसे इजी रहता, पहले ये अपन देख लेते हैं। इसमें अपन को क्या करना है, यहाँ पर एक आपको सारणी बनानी थी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको एक सारणी बनानी है, इसमें बोला नहीं कौन सी मेथड से करना है। ठीक है, तो सिग्मा
एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से हो जाता है ये क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। ये बारंबारता है तो ये सबको प्लस कर देंगे अपन, तो ये 4 4 8, 8 4 12, 12 और 18 होते हैं 30, तो ये नीचे तो 30 आता पक्का सिग्मा एफ, ठीक है। यहाँ पर पहले आपको निकालना पड़ेगा, ये आपको दे रखा है इंटरवल, अंतराल में दे रखा है, ठीक है ना। तो अंतराल में दे रखा है तो पहले इसका x निकलेगा, तो देखो x कैसे निकलेगा यहाँ पर, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपॉन 2, यानी 0.0 में प्लस करना आपको 0.04 बटा 2, तो 0.04 बटे 2 तो 0.02, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या था x आ जाता, ठीक है, और f का x से हम मल्टीप्लाई कराते और कुछ सबका योग करते तो fx निकल जाता, और सिग्मा f नीचे, तो fx ऊपर f नीचे, और ये मल्टी अपन काटेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और नीचे वाला अगर आप देखोगे तो इसमें आपको क्या देखना है कि आपको यहाँ बंटन का बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो बहुलक कैसे, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, इसकी है, तो ये f1 45 है, f0 और ये हो गया f2, ठीक है, ये हो गया l और 100 का हो गया यहाँ पर h। बहुत इजी सवाल था ये, नीचे वाला कर लिया होता अगर आपने किया होगा बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है। तो मोड निकालना है अपन को यहाँ पर बहुलक, तो बहुलक होता है l प्लस f1 माइनस f0 टू f1 f0 f2 इंटू h। आपको पता है l इसका क्या होगा 300 प्लस f1 माइनस f0 यानी कि 45 माइनस आपको करना है यहाँ पे 30, फिर 2 इंटू 45 माइनस 30 और माइनस 35, बराबर लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है, इंटू h। h कितना है यहाँ पर 30, 300 और 400 के बीच में कितना आ गया है 100 का, ठीक है। 300 प्लस लिखना है बीच में, ठीक है। 45 में 30 जाएंगे 15 बचेंगे, ठीक है। 45 दूनी 90 और 90 माइनस होगा ये 30 और 35 होता है 65, ठीक है। तो 90 माइनस क्या कर लेंगे अपन यहाँ पे 65 करेंगे, तो 90 माइनस 65 करेंगे तो 5 70 और 25 बचेगा, कितना बचेगा 25 और ये 100, ये 4 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 4 बार। तो 300 प्लस 15 का बड़ा 4 बार बोलेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। तो 360 इसका उत्तर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, डिग्री नहीं लगाना है, डिग्री लगा दी मैंने, 360 इसका उत्तर होता, ठीक है। इकाई लगा दो पीछे, ठीक है ना। हाँ बहुत इजी क्वेश्चन ये भी, तो ये आपके क्या रहता इजी रहता क्वेश्चन, जिसने किया है बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। आगे देखो सेक्शन डी है, यहाँ पर सेक्शन क्या है डी। देखो सेक्शन डी में जो क्वेश्चन है वो किस तरह से वो देखना है अपन को। सेक्शन डी में देखो क्वेश्चन दे रखा है समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, एक क्या है समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी है, एक ऐसी क्या खड़ी है एक मीनार की छाया देखो जमीन पे पड़ेगी, ठीक है। छाया कि उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि जब 60 डिग्री कोण था, कितना 60 डिग्री कोण था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 60 से घटकर अगर 30 हो गया है, 60 से ये क्या हो गया घटकर 30 हो गया, ठीक है ना। तो उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है उसकी छाया। छाया जो है ना यहां से घटाए तो ये छाया की लंबाई 40 मीटर क्या हो जाती है अधिक हो जाती है। तो आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मीनार की क्या निकालनी है ऊंचाई h निकालना है, ठीक है। दो त्रिभुज बन गए इसमें ए बी सी और डी, ठीक है। दोनों त्रिभुजों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले देखो त्रिभुज ले लेता हूं मैं ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में, तो देखो त्रिभुज एबीसी में क्या दे रखा है आपको h निकालना है अपॉन BC, ठीक है। लंब बटे आधार होता है 10 और 10 दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री, तो h अपॉन BC 60 का मान होता है √3, ठीक है। तो h हो जाएगा BC √3, ठीक है। BC को आप x भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने BC लिखा, आप यहाँ पर x लिख कर भी कर सकते हो, तो x √3 हो जाएगा, ठीक है। तो वो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं करेगा। इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब लेंगे समीकरण 2, तो समीकरण 2 में क्या आएगा ए बी डी,
समीकरण 2 मतलब दूसरा त्रिभुज लेंगे, तो दूसरे त्रिभुज में ABD आएगा। क्या आएगा? ABD। तो देखो ABD में कैसे सवाल होगा ये, तो देखो ABD में क्या आएगा, AB यानी कि H बट्टे BC BD। ठीक है, तो BD में कौन कौन है, एक तो BC और 40 है, तो BC प्लस 40 आ जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, 10 30 डिग्री। ठीक है, तो H, ठीक है, BC की वैल्यू रखो आप या H की वैल्यू रखो, किसी भी एक की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो। पहले नहीं रखते, अपन देख लेते हैं पहले क्या करते हैं। ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, देखो तो H/BC प्लस 40। ठीक है, यानी कि H की जगह अपन BC√3 लिख सकते हैं। तो H की जगह मैंने लिखा BC√3 ऊपर, और नीचे BC प्लस 40। BC प्लस क्या आया, 40। ठीक है, अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, अपन H निकालना है ना, तो H की जगह वैल्यू मत रखो कि H तो अपन को निकालना है ना, यार निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं ऐसा। ठीक है, BC भी निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए BC की वैल्यू रख देंगे तो H आ जाएगा। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये BC की जगह वैल्यू रखिए, हाँ 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसका इससे, तो देखो BC का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, BC√3 का मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से, और BC प्लस 40 ऐसा का ऐसा रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3BC हो जाएगा, है ना। इस BC को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का BC और ये 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2BC। 40 2 से 40 करता है 20 बार, तो BC का मान आ जाएगा 20। ठीक है, आपको H निकालना है, तो H आपको दे रखा है BC√3। BC की जगह अपन लिख देंगे 20√3। किसमें दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो मीटर में लिखो, तो ये इसकी H निकाल जाएगी। किसकी, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20√3 है। जिसके ये आंसर आया है उसके एकदम परफेक्ट सही है। ठीक है ना, आगे वाला देखो क्वेश्चन क्या है। चौदह सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घनाकार ब्लॉक के एक प्लग से अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार काटा गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारों के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है ना, तो अपन को पता है यहाँ पे कि ये जो भुजा है एक घन की, घन आपको पता है घन, ये अपन बना लेते हैं घन। ठीक है, ये घन के क्या है, छत है। तो यहां से एक क्या कर दिया आपको, अर्धगोलाकार जो है ना ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, फलक से अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार यहाँ से अर्धगोलाकार गड्ढा काट दिया गया है। अर्धगोले का व्यास घन के किनारों के बराबर है। ठीक है ना, तो इसकी भुजा है। ठीक है, भुजा जो होगी वो उसका क्या रहेगा, व्यास बन जाएगा। ठीक है ना, तो भुजा कितनी है इसकी, 14 है ना, तो व्यास भी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 7। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे देखो क्या दे रखा है कि शेष बचे ठोस का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो ये दो तरह से क्वेश्चन होगा। एक बात, पहली बात ये कि यहाँ पर ये जो घन होगा, ब्लॉक होगा, उसके है ना 6 फलक होंगे। कितने फलक होंगे, 6। तो एक फलक को यहाँ पर काट दिया है, तो यहाँ पर 5 फलक बचेंगे, 5 स्क्वायर। ठीक है, और एक हो जाएगा यहाँ पर ये वर्त पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्ध बोला है तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो एक तो अपन इसको इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, 5a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरी देखो बात इसमें क्या है कि ये है क्या, एक वर्गाकार घनाकार है, तो घन का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, इसमें ये जो ऊपर वाली जो छत है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, वो हिस्सा कैसा दिखेगा आपको, वर्त के जैसा होगा। तो 6a स्क्वायर के अंदर प्लस कर देंगे क्या, पाई आर स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूले से करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, इस फॉर्मूले से करोगे तब भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है ना, करना कैसे देखो, यहाँ पर क्या आएगा 5a स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 14 प्लस 2 इंटू पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर देखो 14 14 होता है 196, और 196 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, और प्लस हो जाएगा 22 दूनी 44, और 44 या फिर 22 सत्ते 154, और 154 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। आई बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन होगा ये, इनको प्लस करने के 30 9 45 48 4 और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8 10, और ये हो जाएगा 3। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 8 8 और ये 12, ये इसका आंसर रहेगा। आई बात समझ में? आगे देखो नीचे वाला क्वेश्चन है, एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी का बना हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको क्या करना है, ये एक कलमदान बनाना है। ये किसके आकार का बना हुआ है? एक घनाभ के आकार का है। किसके आकार का? घनाभ के आकार का। इसमें कलम रखने के लिए शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए। कैसे गड्ढे? यहाँ पर शंकु के आकार के गड्ढे हैं। ये शंकु के आकार के गड्ढे कितने बनाए हैं? 4 बनाए गए हैं शंकु के आकार के गड्ढे। ये 4 गड्ढे हैं। तो अपन को करना क्या है, शेष बचा जो ठोस है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आपको करना क्या है, घनाभ के क्षेत्रफल में से, घनाभ के क्षेत्रफल में से आपको माइनस करना है 6 शंकु का क्षेत्रफल। 6 शंकुओं का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। यही करना है। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 शंकु का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ही है। आयतन, सॉरी क्या है, घनाभ के आयतन में से माइनस करना है। घनाभ का आयतन, आयतन में से माइनस करना है 6 शंकुओं का आयतन। तो देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 शंकुओं का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो L इंटू बी इंटू एच दे रखी है 15 10 और 3.5, तो 15 10 3.5 और 4/3 पाई का मान देखो 22/7 हो जाएगा। आर इसकी दे रखी है 0.5, तो 0.5 दो बार आ जाएगा, और इनटू में क्या आएगा एच। एच क्या है देखो इसकी 1.4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व कैसे करना है, ये पॉइंट हटा देंगे, 10 आ जाएगा, 10 से 10 कटेगा, 15 का मल्टीप्लाई होगा 35 से, माइनस देखो पॉइंट एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, 4/3 22/7 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको काटेंगे अपन। तो देखो कौन किससे कट रहा है वो देखना है अपन को। तो 7 से कट रहा है 14 2 बार, 7 से 14 2 बार कटते हैं। ठीक है, 2 से 10 कटते हैं 5 बार, और 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, 4 से 10 कटते हैं, 2 से काट देंगे तो 2 बार, और 2 यहाँ पर बचेंगे तो 10 एक और कट जाएगा 2 बार, सॉरी 5 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो ये 5 5 और ये 5 5। ठीक है, यानी कि 5 5 सब खत्म हो गए ये। ठीक है ना, तो देखो क्या बचा है यहाँ पर, 15 इंटू 35 माइनस 22/3। तो 15 इंटू 35 में से 22/3 को माइनस कर दोगे, देखो 75 और 15 45 और 45 और 52, 525 में से आपको माइनस करना है 22/3। ठीक है, तो 22 के अंदर 3 का भाग दोगे, जो भी आएगा वो यहाँ पर माइनस करना है आपको। ठीक है, सही तो काटा अपन ने, देख लेना एक बार। ठीक है, ये 2 बार हो गया, 2 से ये 10 5 बार कट गया। ठीक है, लगभग सही है। तो कैलकुलेशन में आप देख लेना इसको। ठीक है भाई, करना इसको ऐसे ही है। इसमें देखो क्या दे रखा है, एक पौधे की 30 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में सही मापी जाती है तथा आंकड़ों को निरूपित किया। लंबाई का बहुलक आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर पहले इस सारणी को सतत बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 118 से 126 है, तो यहाँ पर 126 होना चाहिए, लेकिन 126 नहीं 127 है। तो आपको 0.5 माइनस करना है और 0.5 प्लस करना है। ठीक है ना, तो इसका पहले अंतराल क्या होगा, अंतराल देखो इस तरह से बढ़ेगा। इसका सारणी बना लेता हूं मैं। ठीक है, ये बना लो, बस 2 ही बना लो। अंतराल डायरेक्ट में सॉल्व करके देखूंगा। ठीक है, और पत्तियों की संख्या, यहाँ पर पत्तियों की संख्या। ठीक है, 0.5 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 117.5 से 126.5
ठीक है, अब चले जाओ, चलते जाओ, 126.5 से हो जाएगा 135.5, 135.5 से हो जाएगा 144.5, और 144.5 से हो जाएगा 153.5, और 153.5 से हो जाएगा 162.5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, देखो कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया ये पूरा, देखो 1 2 3 4 5 हो गया, 3 फिर है 5 फिर है 12 फिर 6 फिर 4। ठीक है, हाँ अब देखो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, इस 12 की है, तो ये हो जाएगा इसका L 135.5। ठीक है, H क्या होगा, इनके बीच का गैप, तो देखो इनके बीच का गैप देखो पहले कितने का था, 18 से 19 20 21 22 23 24 25 26, कितना था, 9 का था, तो अब हो जाएगा 10 का, कितने का हो जाएगा, अब 10 का हो जाएगा। ठीक है ना, तो 0.5 माइनस और प्लस करते तो एक नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखो, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2, फॉर्मूला आपको बताइए। ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, 2F1 F0 F2 और इंटू H कितना है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर मैं इसको साफ कर देता हूँ कि इसकी अभी जरूरत है ही नहीं। तो देखो L हो गया, ये L की जगह क्या आएगा बताओ, 135 प्लस F1 प्लस F0। F1 देखो इसका आएगा, F1 जैसे यही देख लेते हैं अपन, 10 12 रहेगा, तो 12 माइनस 5 ये F0 होगा, और ये F2 होगा, ये F1 होगा। तो 12 माइनस 5 और 12 दूनी 24 माइनस 5 माइनस 6 और इंटू 10, 135.5 प्लस 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेंगे, ये 11, तो 24 में से 11 जाएंगे तो 13 बचेंगे, और इंटू 10, तो 70 में आपको भाग देना है किसना, 13 का। ठीक है, 70 में 13 का आप भाग दोगे, तो देखो 13 का 13 13 26, तेरे पंजे 65 होता है, कितना होता है, 65, 5 बार 5 आएगा, पॉइंट लगेगा 0, तेरे चौको 52, तेरे 39, 3 बार 5.3 कितना आएगा, तो 138, 138 क्या, 135.5 में प्लस हो जाएगा 5.3, तो 5.3 35 में प्लस होगा तो 140.8, ये इसका क्या रहेगा, बहुलक हो जाएगा, 140.8 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आगे देखो, कैंसिल कर देते हैं इसको। आगे देखो, आगे में आपको क्या करना है, पग विचलन विधि से इसको हल करना है। ठीक है, पग विचलन विधि कौन सी होती है, पग विचलन विधि से आपको माध्य निकालना है। तो देखो पग विचलन विधि में होता है L प्लस, या L की जगह आप A लिख सकते हो, A प्लस, ठीक है ना, कोष्टक सिग्मा Fi UI अपॉन सिग्मा Fi और इंटू H, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे। ठीक है, किसी भी एक नंबर को आपको क्या करना है, किसी भी मतलब बीच वाले को लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये देखो इसमें क्या दे रखा है, इसकी दैनिक खर्च 20 से 60, 60 से 100, 100 से 140, 140 से 180 और 180 से 220 और 220 से 260। ठीक है, ये दैनिक खर्चा दे रखा है। आगे देखो इसकी श्रमिकों की संख्या यानी कि बारंबारता, ये अंतराल है, और ये F बारंबारता क्या दे रखी है इसकी, 2 3 7 6 6 6। ठीक है, अब पहले निकालेंगे इसका x निकालेंगे, क्यों, क्योंकि x में से ही अपन को a मानना पड़ेगा, तो x निकालेंगे, तो 20 और 60, 20 और 60 80 हो गए, 80 बटे 2 होता है 40, एक बार निकल गया 40। अब देखो गैप कितने कितने का है, 40 40 का गैप है, तो 40 40 प्लस कर देता हूँ, 40 40 80, 80 ने 120, 120 ने 160, 160 पर 200 और 240। ठीक है, किसी भी एक को, सबसे लास्ट वाले को और सबसे आगे वाले को नहीं, सबसे ऊपर वाले और सबसे लास्ट वाले को ये नहीं मानना है, बाकी आप किसी को भी मान सकते हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पर इसको A ले लिया,
इसको 160 को ए ले लिया, ठीक है ना। तो देखो ए कैसे बनेगा यहाँ पर, पहले आपको निकालना क्या है, यहाँ पर डी निकालना पड़ेगा। तो डी निकालो मत, डायरेक्ट यू निकालेंगे। तो यू कैसे निकलता है, x माइनस ए अपॉन एच करके। यू कैसे निकलता है, यहाँ पर लिख देता हूँ x माइनस ए अपॉन एच करके, ठीक है ना। h यहाँ पर गैप आपको पता ही है कितना, 40-40 का गैप चल रहा है। तो देखो यहाँ पर ये डायरेक्ट में निकाल दूं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस ए यानी कि 40 माइनस 160 बटे 40, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो पहले अपन माइनस ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये x माइनस जो a होता है वो d होता है। x माइनस ए क्या होता है, d होता है। बाद में अपन कर लेते हैं इसको, h का भाग बाद में दे देंगे, पहले अपन d निकाल लेते हैं, ठीक है। x माइनस ए कर देते हैं। तो देखो 160 ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस किया तो अपन ने। यहाँ पर 160 में से 40 को माइनस करेंगे तो 120 बचेगा, माइनस का 120, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना आएगा, 160 माइनस करना है यहाँ पर, तो माइनस का 80 बचेगा, ठीक है। 160 माइनस करना है तो माइनस का 40 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 160 माइनस करना है तो 40 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 40 के बाद में क्या है, 80 बचेगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको u निकालना है, क्या निकालना है, u। तो d अपॉन h करना पड़ेगा। तो ये h का भाग दे दो यहाँ पर, 40 का 40 का 40 का 40 का और 40 का 40 का, 40 का भाग देंगे तो 0 0 कटा 3, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2, तो ये हो जाएगा u हो जाएगा, ठीक है। एफ आई यू आई करना है, तो f को u से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है ना। तो f को यहाँ पे करवा देते हैं, एफ आई यू आई करना है ना, तो f को आप u से मल्टीप्लाई करवा लेना इसको इससे। तो 2 का 3 से होगा तो माइनस का 6, ठीक है। फिर हो जाएगा 3 का 2 से होगा तो माइनस का ये भी 6, ठीक है। फिर 7 का माइनस 1 होगा माइनस 7, फिर हो जाएगा 0 हो जाएगा ये, तो 0 कर दो इसको। फिर 6 का 1 से होगा तो प्लस का 6, और 6 का 2 से होगा तो 6 दूनी 12, ठीक है। तो 6 6 12 6 3 18 और 19 माइनस का 19 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस का 18, तो 1 बचेगा, कितना आएगा 1। तो सिग्मा एफ आई यू आई क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और सिग्मा एफ क्या रहेगा, देखो ये सिग्मा एफ क्या होगा बताओ, 2 3 5 12 12 6 कितना हो गया 18 18 और 6 कितना हो गया 24, और 24 और 6 हो गया 30, कितना आएगा ये 30, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले में यहाँ पर मान रखेंगे अपन, तो फॉर्मूले में यहाँ पे अपन क्या रख देते, इसको साफ कर देता हूँ अभी मैं, ठीक है। अपन को क्या है, सिग्मा एफ आई पता चल गया, ठीक है। सिग्मा एफ आई पता है अपन को कितना 30 है, ठीक है। एफ आई यू आई पता है आपको कितना 1 है, एच कितना है 40 का है, और ए लिया 160, तो देखो अपन को याद ही है, तो इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, एक बार के लिए। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो देखो वैल्यू रखेंगे, ए रखा अपन ने 160 माना इसको अपन ने, हाँ। एफ आई यू आई आया 1, ठीक है, और सिग्मा एफ आई था 30 और इंटू एच है 40, तो 160 प्लस ये 0 से 0 कटा, ऊपर आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा 3, तो 160 प्लस 4 में 3 का भाग देंगे अपन को पता, देखो यहाँ पर देख बता देता हूँ मैं, 3 एकम 3 एक बार, ठीक है, 1 बचा 0 लगाया पॉइंट लगा 9 आया, तो 1.3 1.3 एक और करेंगे अपन तो 1.33 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 160 में प्लस करेंगे 1.33 तो 161.33, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, माध्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये पेपर जो है ये आपके यहाँ पर क्या हो गया है कंप्लीट, मैंने आपके इसके सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अगर इसमें कोई आपको डाउट वाउट लग रहा है कि भाई सर ने कोई आगे पीछे करवा दिया है, ठीक है ना, तो आप कमेंट में करके आप बता सकते हो मेरे को, है ना। और देख लो ये पेपर आपके हो गया कंप्लीट, ठीक है, पूरी आंसर की मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना।